नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र रावत आज आपके सामने जो क्लास लेकर आ रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। साथियों, आपको पता होगा इस टॉपिक में से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज जो भी मैं आपको जानकारी दूंगा इस टॉपिक की, मुझे उम्मीद है कि एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो सारे के सारे प्रश्नों के जवाब आप इस टॉपिक के माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास और इस क्लास में हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। क्या है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बारे में अपन थोड़ा जानते हैं। प्रधानमंत्री था लॉर्ड नॉर्थ की गुप्त समिति हुई और उस गुप्त समिति के बाद एक भारत के अंदर कानून पारित किया गया और जो भारत के अंदर कानून पारित किया गया था उसका नाम रखा गया था रेगुलेटिंग एक्ट। क्या रखा गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था कंपनी के जो कार्य था उसको भारत और ब्रिटिश दोनों स्थानों पर नियंत्रण करना। बिल्कुल, तो इसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से उठाया गया पहला कदम था। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से उठाया गया पहला कदम था। इससे क्या फायदा मिला? पहली बार कंपनी के राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके अलावा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। गवर्नर जनरल का पद दिया। यानी जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। और पहले जो गवर्नर बने थे वो बने थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। बिल्कुल, तो आप ध्यान रखना 1773 का हम जो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम था और इस अधिनियम के द्वारा हमारे भारत को क्या मिला और क्या भारत ने खोया, ये सारी जानकारी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से उठाया गया ये पहला कदम था। दूसरा पॉइंट है, पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई थी। तीसरा पॉइंट है, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। तो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। यानी अभी तक बंगाल प्रेसिडेंसी की बात करते हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करते हैं, मुंबई प्रेसिडेंसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो पद था वो गवर्नर का पद होता था। गवर्नर राज्यपाल की कैटेगरी में आता है, तो गवर्नर का पद होता था। उस गवर्नर के पद को क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल का पद से नामित किया गया। यानी बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद से बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल का पद दिया गया था।
याद रखिएगा, बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। यानी बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बनाया था, किसको बनाया था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बनाया था। अब आपके सामने एक जो प्रश्न बनता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था वो किस समिति के द्वारा लाया गया था और किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लाया गया था? इस समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जिसका नाम है लॉर्ड नाथ द्वारा गुप्त समिति गठित की गई। बिल्कुल, प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ द्वारा एक गुप्त समिति गठित की गई और उस गुप्त समिति की सिफारिश पर जो नियम बनाया गया था, जो अधिनियम पारित किया गया था, उसी को नाम दिया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो जरा सा हम फटाफट से रिवाइज कर लेते। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हमें क्या मिला और क्या नहीं मिला। पहला पॉइंट, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से उठाया गया पहला ये कदम था। दूसरा पॉइंट है, पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली थी। तीसरा पॉइंट है, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। चौथा पॉइंट है, बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल का पद दिया गया था और इस प्रकार बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ द्वारा एक गुप्त समिति, परवर समिति गठित की गई थी और उस गुप्त समिति की सिफारिश पर एक जो नियम पारित किया गया था हमारे भारत के अंदर, अधिनियम जो पारित किया गया था वही रखा गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उससे हमारे भारत को क्या मिलता है और क्या नहीं मिला। देखिए, पहला पॉइंट याद रखना, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य था कि भारत के अंदर जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो कार्यों का नियंत्रण है वो भारत में भी हो और इंग्लैंड के अंदर भी हो। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का नियंत्रण भारत के अंदर भी हो और इंग्लैंड के अंदर भी हो। इस प्रकार एक नया अधिनियम पारित किया गया था और वही अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कार्यों को भारत के अंदर भी नियंत्रण करना है और ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के अंदर भी नियंत्रण करना है। कंपनी की गतिविधियों के दो प्रमुख केंद्र बनाए गए थे, उसमें से एक केंद्र भारत के अंदर था और दूसरा केंद्र इंग्लैंड के अंदर बनाया गया था। इसी प्रकार कंपनी की गतिविधि और कार्यों को नियंत्रण करने के लिए दो मुख्य प्रकार के बोर्ड कमेटी गठित की गई थी। उसमें से एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब देखिए, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं अपन। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट यानी कंपनी के कार्यों को नियंत्रण करने के लिए, कंपनी के कार्यों को नियंत्रण करने के लिए दो समितियां गठित की गई थी। उसमें से एक समिति का जो नाम रखा गया था वो था निदेशक मंडल और जो दूसरी समिति बनाई गई थी वो थी सत्ताधारी मंडल। देखिए, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था, इसको इस नियम पर, इस 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था इसको इस प्रकार बनाया गया था कि भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का भी नियंत्रण हो और इंग्लैंड के अंदर भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का नियंत्रण हो। तो इसके कार्यों को नियंत्रण करने के लिए परवर समिति द्वारा कंपनी ने एक निदेशक मंडल समिति के गठित किया। एक निदेशक मंडल कंपनी का एक निदेशक मंडल समिति गठित की और दूसरी थी सत्ताधारी मंडल समिति। निदेशक मंडल जो था उसके अंदर आपको पता होगा एक गवर्नर जनरल था, एक गवर्नर जनरल आता था और उप गवर्नर जनरल आता था। कौन आता था? उप गवर्नर। इसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं सत्ताधारी मंडल, इसमें टोटल 24 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 24 सदस्य थे। बिल्कुल, 24 सदस्य में से
एक चौथाई जो सदस्य प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त हो जाते थे। अगर कोई भी सदस्य पुनर्निर्वाचित होना चाहता था तो उनकी जो कंडीशन ये थी कि उनके पास, उन सदस्यों के पास 1 साल का अनुभव होना चाहिए और कंपनी के शेयर यानी 1000 पाउंड शेयर की कीमत उनके पास होनी चाहिए, तभी वे सदस्य पुनर्निर्वाचित हो सकता था। इसी प्रकार निदेशक मंडल की बात करते हैं तो इसमें एक गवर्नर जनरल होता था और गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए उप गवर्नर जनरल। महत्वपूर्ण जो बात रखी गई थी वो रखी गई थी, अभी तक जो निदेशक मंडल का कार्यकाल था वो 1 वर्ष का था। इस 1 वर्ष के कार्यकाल को बढ़ाकर उनका कार्यकाल 4 वर्ष का कर दिया। यानी इस अधिनियम के द्वारा निदेशक मंडल का जो कार्यकाल था वो 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष का कर दिया गया था। कितने वर्ष का कर दिया गया था? 4 वर्ष का कर दिया गया था। चलिए, इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो क्या थी? इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि भारत के अंदर मद्रास प्लस बंबई, भारत के अंदर मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी थी। इनको किन के अधीन कर दिया था? इनको बंगाल के अधीन कर दिया गया था। किन के अधीन कर दिया गया था? बंगाल के अधीन कर दिया था। यानी अभी तक यहाँ के गवर्नर जनरल, अभी तक यहाँ के गवर्नर थे, उनके पास एक प्रमुख शक्ति थी, उस शक्ति को छीन लिया गया था और उस शक्ति को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। यानी अभी तक ये दोनों प्रेसिडेंसी अपने आप में स्वतंत्र थी, अपने नियम बनाने के लिए स्वतंत्र थी, लेकिन अब ये दोनों जो प्रेसिडेंसियां है वो स्वतंत्र नहीं रही, वो बंगाल के अधीन हो गई। किसके अधीन हो गई थी? बंगाल के अधीन हो गई। तो क्वेश्चन बनता है कि किस एक्ट के जरिए मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था? तो आपको याद रखना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बिल्कुल। और बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्या बनाया गया था? गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस प्रकार गवर्नर जनरल बनने का जो सौभाग्य प्रथम प्राप्त हुआ था वो किसको हुआ था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को हुआ था। किसको हुआ था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को हुआ था। कौन बने थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने थे। कौन बने थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग इस गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए, इस गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए 4 सदस्य और बनाए गए थे जिनको उप गवर्नर जनरल कहा गया था। और उनमें से जो 4 सदस्य थे, दूसरा सदस्य था क्लेवेरिंग, तीसरा सदस्य था मानसन। ये 4 प्रमुख सदस्य थे। बिल्कुल। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस प्रकार प्रथम गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बने गए थे और उनको सलाह देने के लिए 4 अन्य सदस्य उनके मदद में थे जिनको उप गवर्नर जनरल कहा गया था, जिसमें फिलिप था, क्लेवेरिंग था, मानसंग था और बरवेल था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसका प्रमुख उद्देश्य था कि कंपनी के जो कार्यों का नियंत्रण है वो भारत के अंदर भी होना चाहिए और ब्रिटिश के यानी इंग्लैंड के अंदर भी होना चाहिए। और कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए 2 केंद्र बनाया गया था, एक भारत के अंदर बनाया गया था और एक इंग्लैंड के अंदर बनाया गया था। उन गतिविधि केंद्र को नियंत्रण करने के लिए 2 बोर्ड ऑफ कमेटी गठित की गई थी, जिसमें से एक का नाम रखा गया था निदेशक मंडल और दूसरे का नाम रखा गया था सत्ताधारी संस्था यानी सत्ताधारी मंडल। निदेशक मंडल में जो प्रमुख होते थे वो गवर्नर जनरल होते थे और उनकी सलाह देने के लिए 4 उप गवर्नर जनरल होते थे, 4 उप गवर्नर होते थे। याद रखना, इनका जो कार्यकाल अभी तक 1 वर्ष का था, इस कार्यकाल को बढ़ाकर 4 वर्ष का कार्यकाल कर दिया गया था। इसी प्रकार सत्ताधारी मंडल की बात करते हैं तो इसमें 24 सदस्य थे। उन 24 सदस्यों में से 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगर कोई भी सदस्य पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता रखता है तो उसके लिए प्रमुख योग्यता थी कि उसको कंपनी में कार्य का अनुभव 1 वर्ष का होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसके पास कंपनी के कम से कम 1000 पाउंड शेयर होना बहुत जरूरी थे, तभी वे व्यक्ति पुनर्निर्वाचित हो सकता था। इसी प्रकार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की एक महत्वपूर्ण बात सामने आई थी। वो बात थी कि अभी तक मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी अपने एक प्रकार से स्वतंत्र प्रेसिडेंसियां थी, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद
मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था और इस प्रकार बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया था। इस प्रकार बंगाल के प्रथम जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया था और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को सलाह देने के लिए उसके नीचे 4 गवर्नर के पद थे, जिसमें से एक फिलिप था, दूसरा क्लेवरिंग था, तीसरा मानसन था और चौथा बेरवेल था। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था कहीं ना कहीं हमारे भारत के लिए और ब्रिटिश के लिए यानी कंपनी के नियंत्रण करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अधिनियम था। इसके द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में। तो प्रश्न आता है कौन से एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो आपको याद रखना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। गवर्नर जनरल की पावर थी वो कम हो गई थी। तो अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल की जो पावर थी, गवर्नर जनरल की पावर कम हो गई थी, यानी गवर्नर जनरल के पास जो भी शक्ति थी वो पहले की तुलना में अब कम हो गई थी। तो गवर्नर जनरल की जो पावर थी वो कम हो गई थी। कोर्ट को सिविल, आपराधिक, नौसेना, धार्मिक मामलों की शक्ति दी गई थी। यानी कोर्ट को किस किस की शक्ति दी गई थी? कोर्ट को सिविल, आपराधिक, कोर्ट को सिविल, आपराधिक, नौसेना और धार्मिक मामलों की शक्ति दी गई थी। धार्मिक मामलों की शक्ति दी गई थी, शक्ति दी। बाकी सभी शक्तियां समाप्त कर दी गई थी। इस प्रकार 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कलकत्ता के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो किनको बनाया गया था? इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे को बनाया गया। किसको बनाया गया? सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था और उनको सलाह देने के लिए उसके नीचे 3 अपर न्यायाधीश बनाए गए थे। वो जो 3 अपर न्यायाधीश थे उनमें से एक थे चैम्बर्स, दूसरे थे लिमेस्टर और तीसरे थे हायर्ड। तीसरे कौन थे? हायर्ड थे। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? ये अभिलेख न्यायालय था और ये एक प्रकार से अभिलेख न्यायालय था। इसके विरुद्ध अगर आपको अपील करनी थी तो प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। ये एक प्रकार से अभिलेख न्यायालय था। ये कौन सा न्यायालय था? ये एक प्रकार से अभिलेख न्यायालय था। कौन सा न्यायालय था? ये एक प्रकार से अभिलेख न्यायालय था और इसके विरुद्ध अगर आपको कोई अपील करनी थी तो प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। में द्वैध शासन समाप्त हुआ। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन समाप्त हुआ और एक प्रकार से लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। तो साथियों एक बार पुणे में रिवाइज करा देता हूं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके द्वारा 1774 में कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इस प्रकार गवर्नर जनरल की जो पावर थी वो एक प्रकार से कम कर दी गई थी और सिविल, आपराधिक, नौसेना, धार्मिक मामलों की जो शक्ति थी उन पर कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया था वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था
और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के किसी कानून के प्रति कोई अपील करनी थी तो आपको ये जो अपील थी प्रिवी काउंसिल में की जाने का अधिकार दिया गया था। यानी ये एक प्रकार से अभिलेख न्यायालय था और इसके विरुद्ध अगर आपको कोई अपील करनी थी तो वो अपील आप प्रिवी काउंसिल में कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा इसका जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था वो सर एलिजा एम्पे को बनाया गया था और मुख्य न्यायाधीश के नीचे अपर न्यायाधीश बनाए गए थे, जिनमें से 3 थे। एक का नाम चेम्बर्स था, दूसरे का नाम लिमेस्टर था और तीसरे कौन थे? हायड थे। इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समझाया है। उम्मीद तो मैं करता हूं कि सभी स्टूडेंट को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि साथियों अगर आप भी तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, आरएस की प्रतियोगिता परीक्षा की, तो दोस्तों ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उम्मीद तो मैं करता हूं कि अगर आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। पहले बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।